नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। आइए हम बात करते हैं आज कि प्लांट ब्रीडिंग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडिंग में जो हम सिलेक्शन मेथड्स पढ़ते हैं, अलग अलग सिलेक्शन मेथड्स होते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के जो मेथड्स होते हैं, फसल सुधार के जो मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो फसल सुधार के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं हम। तो देखो, जो अपना एग्ज़ाम आने वाला है SADO और REO का जो एग्ज़ाम होगा उसमें प्लांट ब्रीडिंग का बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और प्लांट ब्रीडिंग थोड़ा कम समझ में आती है, तो आप अगर अभ्यास एग्री एकेडमी से जुड़ेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे आखिरी तक, तो आपको ये टॉपिक है बहुत ही ईजी लगेगा। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बस आपको समझना है। तो आज का जो अपना टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे पूरा। ये फसल सुधार का सबसे पुराना तरीका होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का सबसे पुराना तरीका होता है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का क्या होता है, सबसे पुराना मेथड है। आइए देखते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं। किसके लिए? SADO के लिए, ADA के लिए, AFO के लिए, REO के लिए, NSC के क्लासेस अभी चल रही हैं। लाइव क्लासेस जो रहती है वो शाम को 7 से 9 PM रहती है SADO REO के लिए, जहाँ पर आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ाई जाएगी। पूरी कंप्लीट एग्रीकल्चर आपको पढ़ाई जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ कुछ टर्म इंग्लिश में आती है, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल एग्री अभ्यास पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अभ्यास एग्री एकेडमी, टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक चैनल पर। इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं। हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हिंदी में इसे पादप पुरस्थापन कहते हैं, पादप पुरस्थापन कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है प्लांट इंट्रोडक्शन, क्यों किया जाता है, क्या है प्रोसीजर। देखो दोस्तों, ऐसे हमारा देश है इंडिया, ठीक। यहाँ पर कोई प्लांट स्पीसीज या कोई वैरायटी नहीं लगाई जाती, किसी क्रॉप की कोई वैरायटी नहीं लगाई जाती है, ठीक। जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हम गेहूँ खाने के लिए बाहर से मंगाते थे। फिर बाद में क्या हुआ, हरित क्रांति आई। तो हरित क्रांति के लिए हमने क्या किया कि हम मैक्सिको गए। कहाँ गए? हम मैक्सिको गए। और मैक्सिको में जो सीमेट है, मैक्सिको में आप सबको मालूम है कौन सा है, सीमेट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर गेहूं की और किसकी, मक्का की रिसर्च होती है। वीट की और किसकी, तो आंसर है मक्का की रिसर्च होती है यहाँ पर। तो हम क्या किए, वहाँ से वीट की कुछ वैरायटी हमारे देश में लेके आए, क्योंकि हमारे देश में नहीं होती थी। तो हम वीट की कुछ ड्वार्फ वैरायटी हमारे देश में लेके आए। बस इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं और कुछ भी नहीं है। कि एक वैरायटी, एक कोई प्लांट स्पीसी जो जहाँ पर नहीं उगाई जाती वहाँ पर लेके आना है। कहाँ से लेके आना है? जहाँ पर उगाई जाती है। अब जिस जगह क्या की जाती है, उगाई जाती है, उगाई जाती है को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि ग्रो की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रो की जाती है, इसको कहते हैं हम कल्टीवेटेड क्षेत्र। क्या कहते हैं? जहाँ पर कोई वैरायटी उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम, कल्टीवेटेड क्षेत्र, खेती वाला। वहाँ से एक नई जगह पर उसको लेके आना, वहाँ से जहाँ पर उसकी खेती होती है वहाँ से नई जगह पर लेके आना क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। देखो डेफिनेशन, प्लांट इंट्रोडक्शन refers to transposition of a crop plant from the place of their cultivation to such area where they never grow earlier। मतलब उसके कल्टीवेटेड क्षेत्र से कहाँ पर लेके आना, जहाँ पर वो पहले नहीं उगाई जाती थी वहाँ पर लेके आना क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। या फिर क्या कहें दूसरे शब्दों में कि एक नई क्रॉप वैरायटी को नए क्षेत्र में लाना, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट इनटू न्यू एरिया। नए क्षेत्र में एक वैरायटी को लेके आना क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या प्लांट इंट्रोडक्शन तीनों प्रकार की क्रॉप में कर सकते हैं? क्या हम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में कर सकते हैं? क्या हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में कर सकते हैं? क्या हम अलैंगिक जनन करने वाली जो फसलें होती है, एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप, तीनों में? तो हाँ, इसका आंसर सही है कि हम तीनों प्रकार की जो फसलें हैं हम उसका मटेरियल ला सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये फसल सुधार का सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है। ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट का ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो क्रॉप प्लांट इंट्रोडक्शन है।
जो कि तीनों प्रकार की फसलों में एप्लीकेबल है। अब प्लांट इंट्रोडक्शन जनरली जो किया जाता है एक देश से दूसरे देश, प्लांट इंट्रोडक्शन जो किया जाता है वो यूजुअली एक कंट्री से एक देश से दूसरे देश किया जाता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे देश में भी अलग अलग क्या है, एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स हैं, एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है हमारे देश में, जो कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो जो वहाँ पर हम एग्रो क्लाइमेटिकल जोन से या एक स्टेट से एक राज्य से दूसरे राज्य की वैरायटी को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो एक देश के अंदर भी इंट्रोडक्शन कर लिया जाता है। तो आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मैं कोई प्लांट ब्रीडर हूँ, ठीक है, मुझे क्या करना है, एक वैरायटी बनानी है, मुझे क्या करना है, एक वैरायटी बनानी है, या कुछ मुझे मटेरियल लेके आना है दूसरे देश से, ठीक है, या कहीं से भी। तो मैं मटेरियल कहाँ से ला सकता हूँ, सोर्स क्या होता है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। आप जो दूसरे देश जाओगे, ठीक है, कहीं से भी मटेरियल लेके आना है, तो आप मटेरियल या वैरायटी कहाँ से लेके आओगे, तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी से ला सकते हैं हम, जीन बैंक से ला सकते हैं, जीन सेंचुरीज से ला सकते हैं, किसी भी सीड कंपनी से संपर्क करके वहाँ से, या किसी किसान के खेत से ला सकते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, मतलब स्रोत हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ से किया जाता है, क्या क्या स्रोत हैं। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का दोस्तों क्या मतलब होता है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पर क्या होती है, वेरिएबिलिटी, विविधता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, विविधता बहुत ज़्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब एक किसी क्षेत्र में अगर अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ उपस्थित हैं, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। जीन बैंक्स क्या होते हैं, जहाँ पर अलग अलग फसलों के सीड क्या रखते हैं, हम इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे ब्लड बैंक होती है, बैंक के जहाँ पर पैसे का इकट्ठा करके रखते हैं, उसी प्रकार जीन बैंक में अलग अलग फसलों की अलग अलग वैरायटी के बीज को संरक्षित करके रखा जाता है। जीन सेंचुरीज क्या होती है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, सेम उसी तरह होती हैं। आप जानते होंगे वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं, उसी की तरह क्या होती है, उसी की तरह क्या होती है, जीन सेंचुरीज होती है। सीड कंपनी आप जानते हैं, प्राइवेट सीड कंपनी होती है बड़ी बड़ी, जहाँ पर खुद का रिसर्च फार्म होता है, हम वहाँ से मटेरियल ला सकते हैं। और किसान, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, खुद रिसर्च करते रहते हैं, उनके पास कुछ मटेरियल्स होता है, हम उनसे भी कॉन्टैक्ट करके इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब दोस्तों की इंट्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पेपर में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों 2 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टेशन और ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टेशन के आधार पर इंट्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अडेप्टेशन के आधार पर 2 प्रकार का है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन और इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन। दोस्तों इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम प्राथमिक, क्या कहेंगे इसे हम, प्राथमिक इंट्रोडक्शन। इसे क्या कहेंगे हम, द्वितीयक, इसे क्या कहेंगे हम, द्वितीयक इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट को क्या कहेंगे हम, प्रत्यक्ष कहेंगे, और इनडायरेक्ट को क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो हिंदी शब्द भी मैंने आपको बता दिए। तो यूटिलाइजेशन के बेसिस पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अडेप्टेशन के आधार प्राइमरी, सेकेंडरी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है। यही सबसे ज़्यादा अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है या प्राथमिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अगर हमारा देश है इंडिया, ठीक है, ये अपना देश है इंडिया, ठीक है, मान लेते हैं ये क्षेत्र पर अपना इंडिया है। यहाँ पर हमको गेहूँ की कोई वैरायटी लेके आना है। हम गए मैक्सिको गए रिसर्च सेंटर, वहाँ से जो वैरायटी लेके आए कि भाई हमको 5 किलो की अब ये वाली वैरायटी दे दो। कौन सी दे दो, सोनारा 64 दे दो, ठीक है। सोनारा 64 हमने ली वहाँ से, और हमारे देश में आए और हमने एज ए वैरायटी जैसी लेके आए थे, उसको एज ए खेतों में हमने लगा दी। हमने कुछ भी नहीं किया उसमें, हम वैरायटी लाए और हमारे खेतों में डायरेक्ट हमने क्या कर दी, उसकी बुवाई कर दी, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। मतलब आप जो भी मटेरियल लाते हो उसको अगर कॉमर्शियल कल्टीवेशन के तौर पर उपयोग करते हैं, मतलब डायरेक्ट खेतों में बुवाई कर दी, उसके जीनोटाइप में, इस वैरायटी के जीनोटाइप में अगर हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जीनोटाइप में अगर हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, जीनोटाइप में कुछ भी चेंज नहीं करते, जैसी लाए थे वैसी की वैसी आपने सोइंग कर दी, उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन एज ए वैरायटी विदाउट एनी चेंज इन देयर ओरिजिनल जीनोटाइप्स
इज रेफर्स टू प्राइमरी। अगर हम उसके ओरिजिनल जीनोटाइप में कुछ भी बदलाव ना करें, एज ए वेराइटी जैसी लाए थे ऐसी लगा दें, क्या कहलाती है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाती है। तो दोस्तों इसके उदाहरण होंगे कुछ, ऐसा किया क्या हमने अभी तक? तो हाँ, इसके कुछ उदाहरण है। जैसे गेहूं की कौन कौन सी वैरायटी हम मैक्सिको से लेके आए, तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन के उदाहरण बताइए कि गेहूं की कौन कौन सी किस्में आप लेके आए हो। तो इसके उदाहरण है सोनारा 64, लर्मा रोजो एग्जाम्पल है। क्या हम धान की भी ऐसी वैरायटी लाए? तो आंसर है हाँ, हम धान की भी ऐसी वैरायटी लेके आए। कौन कौन सी? TN1 वैरायटी लेके आए, ठीक है, IR8 लेके आए, IR20 लेके आए, IR36 लेके आए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शन के उदाहरण है। यही पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी इंट्रोडक्शन का उदाहरण क्या है, तो आंसर है TN1 है, IR8 है, IR20 है, IR36 है, या फिर सोनारा 64 है, लर्मा रोजो है। ये सब क्या है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन के उदाहरण। अब दोस्तों प्राइमरी इंट्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन को और क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शन को और क्या कहते हैं? डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। डायरेक्ट क्यों कहते हैं? हम जो मटेरियल लेके आए, ये ऐसे सपोज इस TN1 को हमारे देश में लाए, और हमारे देश का जो वातावरण है, हमारे देश का जो वातावरण है, इस वातावरण में इसने अपने आप को ढाल लिया। हम लेके आए और इसने अपने आप को तुरंत क्या कर लिया? ढाल लेती है। अरे अपने आप को क्या कर लेती है? अडेप्ट कर लेती है, एक परिवर्तित। ये कहाँ से लेके आए हम? ये फिलीपींस से लेके आए। कहाँ से लेके आए हम? फिलीपींस से। और फिलीपींस से लाने के बाद वहाँ का वातावरण अलग होगा, वो दूसरा देश है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होंगी। हमारा देश है, उसका वातावरण अलग है। बट वहाँ से जब लेके आए, इसने तुरंत अपने आप को इस परिवर्तित वातावरण में अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ढाल लिया। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो प्राइमरी का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी को हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। अगर कोई वैरायटी किसी परिवर्तित वातावरण में अपने आप को इमीडिएटली क्या कर ले? अडेप्ट कर लेती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? इसे हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कहते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। अब दूसरा है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। दूसरा है द्वितीय। अगर कोई वैरायटी हम लाते हैं, सपोज हम एक कल्याण सोना वैरायटी लेके आए, इस कल्याण सोना वैरायटी लेके आए कोई भी, अगर उसके जीनोटाइप में पहले कुछ चेंज करेंगे, क्या करेंगे? इसको जीनोटाइप में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे हम? चेंज करेंगे। मतलब कुछ अच्छी जीन्स इसके अंदर डाली जाएंगी, जिस जीन की कमी होगी वो जीन इसके अंदर डाली जाएंगी, फिर उसको एज ए वैरायटी रिलीज किया जाएगा। ठीक है, जो मटेरियल हम लाएं पहले उसके जीनोटाइप में क्या किया जाएगा? परिवर्तन किया जाएगा। उसमें कुछ डिजायरेबल जीन इंसर्ट की जाएंगी, डाली जाएंगी, जिन जीन की कमी होगी। सपोज कि उसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं तो हम बीमारी की जीन डाल सकते हैं। उसमें प्रोटीन कंटेंट कम है, अगर कोई पल्सेस क्रॉप है तो हम प्रोटीन की जीन डाल सकते हैं। अगर ऑयल सीड क्रॉप है तो ऑयल की जीन डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? उस वैरायटी में जो लाए हैं उसके जीनोटाइप में कुछ बदलाव किया जाएगा, कुछ अच्छी जीन डाली जाएंगी, उसके बाद उसको फिर एज ए वैरायटी रिलीज किया जाएगा। इसे कहते हैं हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन या द्वितीयक इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वैरायटी आफ्टर सिलेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल जीनोटाइप और यूज्ड एज ए ट्रांसफर ऑफ सम डिजायरेबल जीन इनटू कल्टीवेटेड वैरायटी। मैंने आपको ये बताया कि उसमें क्या करेंगे? कुछ अच्छी जीन डालेंगे और फिर उसको एज ए वैरायटी क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण है कल्याण सोना और सोनालिका। ये दोनों सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कि ये दोनों किसके उदाहरण है। तो दोस्तों ये दोनों सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के उदाहरण हैं। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन और प्राइमरी में ज़्यादा कौन सा किया जाता है? तो दोस्तों सेकेंडरी इंट्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन इज मोर कॉमन देन प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? ज़्यादा किया जाता है किसके कंपेयर में? प्राइमरी के। आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं। दोस्तों सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को और क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट। जैसे प्राइमरी को डायरेक्ट कहते हैं, इसको इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि जो वैरायटी लेके आए उसको परिवर्तित वातावरण में अपने आप को अडेप्ट करने में कुछ समय लगेगा। यहाँ पर जो वैरायटी है उसको नए वातावरण में आने में, अपने आप को ढालने में, अडेप्टेशन करने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ साल लगेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन। तो सेकेंडरी को और क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन कहते हैं। These introduction that can some years for the adaptation to new environment। जैसे अभी आप इतने दिन से आप घर पर होंगे, सपोज आप इंदौर आते हैं 8-9 महीने में, तो 2-4 दिन 8 दिन आपको क्या लगेंगे?
यहाँ पर वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा अपने आप को अडेप्ट करने में, ढालने में, क्योंकि आप घर से बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। तो बस ऐसी ये वैरायटी होती है कि नए वातावरण में अपने आप को डालने में उसको कुछ वक्त लगता है। तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है कि हम इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो किसी भी प्लांट मटेरियल का इंट्रोडक्शन क्यों किया जाता है, तो दोस्तों उसका आर्थिक महत्व होता है कि हमारे पास कोई वैरायटी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस वैरायटी को लेके आएंगे। जैसे हमारे देश में जब हरित क्रांति हुई, ठीक है, इससे पहले तक क्या था, इससे पहले तक हमारे देश में गेहूं की बहुत कमी रहती थी, हमको बाहर से मंगाना पड़ता। लेकिन हरित क्रांति जब हुई 1966-67 में, तो हमारे देश में क्या गेहूं का बहुत बम्पर उत्पादन हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, क्यों, हम बोनी किस्में लेके आए, ड्वार्फ वैरायटी, बोनी किस्में जो होती हैं ड्वार्फ वैरायटी, वो हम लेके आए, ठीक है, इसलिए तो आर्थिक महत्व के लिए करते हैं। या फिर हम किसी भी स्पीसीज का जो उत्पत्ति कैसे हुई, कोई भी प्लांट स्पीसीज का उत्पत्ति कैसे हुई, उसका उद्विकास कैसे हुआ है, इन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। सपोज किसी देश में आग लग गई, अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया जंगल में आग लग गई थी, तो वहाँ पर जो जाति है, प्लांट स्पीसीज हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी अगर आप उसको संरक्षण नहीं करोगे। तो हम डाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए भी क्या करते हैं, वहाँ से उस प्लांट स्पीसीज को ले आएंगे, उसके बीजों को ले आएंगे और दूसरी जगह जाके सुरक्षित रख लेंगे, ताकि उनको भविष्य में हम उपयोग कर सकें। या फिर हम जो भी पेरेंट लेके आएंगे वैरायटी, उसको हम संकरण प्रोग्राम में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको कोई संकर वैरायटी बनाना है, हाइब्रिड वैरायटी बनाना है आपको, तो हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हमको 2 मेल और फीमेल पेरेंट चाहिए। हमारे पास मेल है लेकिन फीमेल नहीं है, तो हम उसको एज ए फीमेल पेरेंट की तरह उपयोग कर सकते हैं। या फिर सौंदर्यकरण के लिए, एस्थेटिक पर्पज, जैसे हमारे घरों के चारों तरफ हम अच्छी अच्छी फ्लावर्स लगाते हैं, दूसरी चीज़ है, तो दूसरे देश से लेके आए हम, तो इसलिए क्या करते हैं, पर्पज है, ये हमारा उद्देश्य होता है कि इंट्रोडक्शन इसलिए किया जाता है। अब दोस्तों इंट्रोडक्शन आकर करता कौन है, क्या कोई इंसान खुद जाएगा दूसरे देश कि आप मुझे, अमेरिका जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील जाएगा, मैक्सिको रिसर्च सेंटर जाएगा कि मैं प्लांट ब्रीडर हूँ, आप मुझे गेहूँ दे दो, तो वो नहीं देंगे। ये हमारे देश में या इंटरनेशनल लेवल पे 2 बड़े बड़े संस्थान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन का काम करते हैं दोस्तों। कोई इंडिविजुअल आदमी वर्क नहीं करता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, विश्व लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, उसका नाम है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि रोम इटली में है। कहाँ पर है, रोम इटली में है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी दोस्तों, ठीक। किसके द्वारा, CGIAR के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। CGIAR का मतलब होता है कंसंट्रेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी दोस्तों। इसका जो पुराना नाम था वो इंटरनेशनल बोर्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स था, IBPGR। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, उसका ये पुराना नाम है। बाद में इसको बदल के क्या किया गया, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स किया गया रोम इटली में, क्योंकि इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। दोस्तों हमारे देश में इंट्रोडक्शन का काम कौन करेगा, ये सारे काम कौन करेगा, तो दोस्तों हमारे देश में इंट्रोडक्शन के काम करने के लिए एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसका काम है कि प्लांट मटेरियल को लाना, इंट्रोडक्शन कराना। ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय दिल्ली में, ठीक। ये किसका करता है, क्या सारी एग्रीकल्चर क्रॉप का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, फॉरेस्ट का, तो दोस्तों जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनका, और जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है उनका इंट्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, NBPGR। बचे हुए प्लांट जैसे फॉरेस्ट प्लांट है, तो उनका इंट्रोडक्शन कौन करता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है, जो कि देहरादून में। ये किसका करता है, जो जंगल वाले फॉरेस्ट ट्री हैं उनके मटेरियल को लाना, इसका काम है। अब जितने भी प्लांट बचे हैं तो उनका काम करता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता में है, जो कि जिसका काम होता है मेडिसिनल प्लांट का और बचे हुए बॉटनिकल प्लांट का जर्म प्लाज इकट्ठा करना, इंट्रोडक्शन कराना, इसका काम है, ठीक है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दोस्तों ये परिभाषा एग्जाम में पूछी गई है, पुराने प्रीवियस ईयर के अंदर ये एग्जाम में पूछी गई है। एक्युमुलेटाइजेशन क्या होता है, दशानुकूलन क्या होता है, ठीक है, दशानुकूलन क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी बताया, अगर कोई वैरायटी क्या करती है, नए वातावरण में आपको क्या करती है, एडजस्ट करती है, एडजस्टमेंट, या क्या करती है,
नई वैरायटी जो होती है किसी वातावरण में क्या करती है, अपने आप को अडेप्ट करती है, एडजस्टमेंट करती है, उसी को क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। ये जो वैरायटी हम लेके आए एक देश से दूसरे देश में, तो वहाँ के जो वातावरण है उस वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए एडजस्टमेंट करेगी, उसी को क्या बोला जाएगा, एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। एक्लिमेटाइजेशन रेफर्स टू अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ इंट्रोड्यूस वैरायटी टू न्यू इन्वायरमेंट। एक नए वातावरण में कोई वैरायटी अपने आप को ढालती है या एडजस्टमेंट करती है, उसको क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों एक्लिमेटाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी होना है, वेरिएबिलिटी ज़रूरी है, विभिन्नता होना ज़रूरी है। उस वैरायटी के अंदर क्या ज़रूरी होना है, विभिन्नता। तो दोस्तों जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, उनमें क्या होता है, अडेप्टेशन जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विभिन्नता होती है, क्रॉस पॉलिनेशन से आती है। और सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है उनमें विभिन्नता कम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, नए जीन नहीं आ पाते, इसके कारण। तो एक्लिमेटाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है, तो आंसर है वेरिएबिलिटी का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं यूज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। क्या उपयोग है प्लांट इंट्रोडक्शन का, तो एज ए वेराइटी हम मटेरियल लेके आए, एज ए वेराइटी इसको ग्रो कर दी, या फिर हम मतलब प्राइमरी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। एज ए वेराइटी मतलब प्राइमरी, एज ए वेराइटी आफ्टर सिलेक्शन मतलब सेकेंडरी। कल्याण सोना मैंने आपको अभी बताई, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। या फिर उसको हम प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में उपयोग करते हैं, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में उपयोग। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि कॉटन का जो प्रथम हाइब्रिड बनाया गया H4, ठीक, तो H4 बनाया किसने, C.T. पटेल ने। आप सबको मालूम है C.T. पटेल ने 1970 में कपास का प्रथम हाइब्रिड। लेकिन इसके पेरेंट क्या है, तो अमेरिकन, एक अमेरिका से लेकर आए, अमेरिकन नेक्टरलेस, अमेरिकन लेक्टरनेस इनटू गुजरात 67। ये दो इसके क्या होते हैं, पेरेंट होते हैं इन दोनों का। तो एक पेरेंट गुजरात का था और एक पेरेंट कहाँ से लेके आए, अमेरिका से। तो मतलब हम संकरण में एक पेरेंट या पैतृक या जनक की तरह उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। आप SADO RADO की अगर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें कि एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन CSET के होंगे, साथ साथ में आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट मिलेंगे। आपको टॉपिक वाइज जैसे सीरियल क्रॉप का, पल्सेस क्रॉप का, ऑयल सीड का, जैसे आप पढ़ते चलेंगे। आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, आज आपने सीरियल क्रॉप पढ़ी, आज आपने पल्सेस पढ़ी, आपने ऑयल सीड पढ़ी, आपने जेनेटिक्स पढ़ी, आपने ब्रीडिंग पढ़ी, आपने हॉर्टिकल्चर, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब। ऐसे हॉर्टिकल्चर में आपने मैंगो पढ़ा तो आपको मैंगो का टेस्ट, तो आपको लगभग टोटल 100 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, जो कि 499 में। और आपको फुल लेंथ 25 टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ आपको कितने मिलेंगे, 25, और टोटल टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको 75 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। साथ साथ में जो स्टूडेंट IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज चालू है, 299 में 50 फुल लेंथ टेस्ट है। दोस्तों हमारे यहाँ SADO और REO की क्लासेस अभी चल रही है, रनिंग है। इवनिंग में 7 से 9 क्लासेस का टाइम है, जिसमें आप फ्री डेमो ले सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली अभ्यास एग्री एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। आप दोस्तों वहाँ पर लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेस्ट सीरीज होगी। आप जस्ट कितना, सिर्फ 2500 रुपये में आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, सारे सब्जेक्ट। साथ साथ में टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया फुल लेंथ, हिंदी इंग्लिश दोनों। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी लेना है तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरिराज सर, मेरा ICR नेट क्वालिफाई है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। इसके बाद मेरा JRF क्वालिफाई है प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में, 7 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। इसके बाद एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने पास किए हैं, एक्सपीरियंस है मेरे को। अधिकतर गवर्नमेंट एग्ज़ाम सभी मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो जितनी भी एग्ज़ाम्स मैं सभी को देता हूँ, क्यों, मुझे पता रहता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं एग्ज़ाम देता हूँ। क्वालिफाई भी हूँ बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।